अगेन आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर में स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज के इस सेशन में हम 19th ऑफ मार्च के सभी करंट अफेयर को एक एक करके यहां पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सभी रिलीवेंट डिटेल को भी डिस्कस करेंगे जो कि आने वाली एग्जाम में हमको डेफिनेटली देखने को मिलने वाली है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में हम झारखंड पीएससी का हाल ही में एग्जाम हुआ है, उसमें से करंट अफेयर के क्वेश्चन हमारे डेली करंट अफेयर में कहां से आए हैं इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि डेली करंट अफेयर को रोज वॉच कीजिए, डेली देखा करिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके यहां से बाहर नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। ओके, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और लास्ट डे करंट अफेयर जो आया था वो थोड़ा सा लेट आया था, तो मैं आउट ऑफ स्टेशन था संडे को। मुझे लगा कि मैं मॉर्निंग में जल्दी आके आपके लिए करंट अफेयर रिकॉर्ड कर पाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया। तो कोई बात नहीं, क्रेजी जी के ट्रिक देखिए आपके लिए हमेशा प्रतिबद्ध है, आपको अच्छा कंटेंट देने के लिए, एग्जाम रिलीवेंट कंटेंट देने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। तो आपको हमेशा अच्छा कंटेंट टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। हो सकता है कभी आगे पीछे या लेट हो जाए, लेकिन आपको एग्जाम रिलीवेंट कंटेंट ही क्रेजी जी के ट्रिक पर हमेशा मिलेगा और यहाँ पर मैं आपको हमेशा डेली करंट अफेयर देता रहूंगा। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। 19th ऑफ मार्च के करंट अफेयर में चलने से पहले हम क्वेश्चन ऑफ द डे की यहां पर बात कर लेते हैं। रोज की तरह 3 क्वेश्चन दूंगा, कमेंट में आपको आंसर देना है। और लास्ट डे के जो कमेंट आए हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए, उन कमेंट को भी आज के सेशन में हम लेने वाले हैं। हो सकता है आपका भी नाम हो अगर आपने सही प्रॉपर आंसर दिए होंगे सारे क्वेश्चन के। तो ठीक है, देखिए आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, समान नागरिक संहिता संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको पता है काफी सुर्खियों में रहता है। अभी उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने अपने यहां पर इसे लागू किया है ना? तो बताना है कि किस आर्टिकल में। सेकेंड, विमेन्स प्रीमियर लीग का पहला खिताब किस टीम ने जीता? अभी दूसरा हुआ है सीजन, तो पहला खिताब पूछा गया है। कौन 2 बार भारत के कार्यवाहक पीएम के रूप में काम कर चुके हैं? कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। 3 क्वेश्चन, बीच में और भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकता हूं, ध्यान से नोट कीजिए और कमेंट में इनका आंसर दीजिएगा। कल के क्वेश्चन ऑफ द डे यहीं पर हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं। भारत के किस शहर में जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान लॉन्च किया गया? तो ये नागपुर है, महाराष्ट्र का। प्रो कबड्डी लीग का 10वां सीजन पुनेरी पल्टन ने अपने नाम किया था। किस उत्तर पूर्वी राज्य में सैला टनल बनाई गई है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश राज्य। 3 कमेंट यहां पर मैंने आपके लिए है। देखिए, एक नो यूर पावर कोई आईडी है, और रेणु कटारिया और फैशन वर्ल्ड, हालांकि 2 जो आईडी है वो अलग नामों से है, प्रॉपर मेन लीड के नाम नहीं है, लेकिन इन्होंने बहुत ही अच्छा तरीके से आंसर दिया है। तो ये 3 आईडी को यहाँ पर हमने कलेक्ट किया, तीनों के आंसर बिल्कुल सही है। और इन्होंने देखिए बीच में जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं सेशन में, उनका भी आंसर दिया है और काफी इंटरेस्टिंग तरीके से दिया है। क्वेश्चन आस्क्ड बाय गुरुजी, मतलब मेरे द्वारा बीच में पूछे गए क्वेश्चन, तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो क्वेश्चन ऑफ द डे में ये 3 क्वेश्चन थे। बीच में मैंने जो आपसे पूछा था वो सबसे पहला था कि आर वैशाली या आर प्रज्ञानंद किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो यहां पर देखिए तमिलनाडु। और हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पूछा गया, तो ये है स्विट्जरलैंड के ग्लांड में, है ना? तो ये 5 क्वेश्चन थे जो मैंने आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे में पूछे थे। तो इन तीनों ने बहुत ही प्रॉपर आंसर दिया। काफी सारे स्टूडेंट ने दिया, लेकिन सबके आंसर यहां पर नहीं ले सकता था, तो 3 आईडी को हमने यहां पर सम्मिलित किया। आइए शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर को। 19th ऑफ मार्च के पहले क्वेश्चन पर चलते हैं आज के। ठीक है, विमेन्स प्रीमियर लीग के सीजन 2 का खिताब दिल्ली कैपिटल को हराकर किस टीम ने जीता है? देखिए रनर अप तो यही मिल गया, कौन है? दिल्ली कैपिटल। जो विमेन्स प्रीमियर लीग है 2023 में इसकी शुरुआत की गई थी। ओके, और पहला जो सीजन है वो दिल्ली कैपिटल को ही हराकर मुंबई इंडियंस ने अपने नाम किया था। ये महिलाओं का प्रीमियर लीग है क्रिकेट का, है ना? तो पहला सीजन 2023 में जीता था मुंबई इंडियन ने। अब 2024 में दूसरा सीजन का जो फाइनल है अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेला गया था दिल्ली कैपिटल और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के मध्य में। और इसके फाइनल में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल की टीम को हराकर दूसरा सीजन विमेन्स प्रीमियर लीग का अपने नाम किया। ओके, तो मुंबई इंडियन ने पहला टाइटल जीत लिया और दूसरा टाइटल किसने जीत लिया? रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने। ठीक है,
आपको पता है मेंस टीम तो आज तक जीत नहीं पाई है टाइटल, तो विमेंस टीम ने दूसरी बार में ही इस टाइटल को अपने नाम कर लिया है विमेंस प्रीमियर लीग के। ठीक है, ओके। दूसरा सीजन था, दो जगह पर आयोजित हुआ, नई दिल्ली और कर्नाटक। 23 फरवरी को शुरू हुआ था, 17 मार्च तक चला है। ठीक है, कुल टीमें 5 थी, मुंबई इंडियन, दिल्ली कैपिटल, यूपी वॉरियर, गुजरात जॉइंट्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। फाइनल मुकाबला अभी मैंने आपको बताया, दिल्ली कैपिटल और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच में खेला गया और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु यहां पर विनर रही और दिल्ली कैपिटल यहां पर रनर अप रही है। ओके, ठीक है। अब यहां पर जो अलग अलग अवार्ड दिए गए इस टूर्नामेंट में उसकी बात करनी चाहिए। देखिए, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पूरे सीजन में कौन रहा? हेली मैथ्यूज या हेले मैथ्यूज, मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलती है। सर्वाधिक रन ऑरेंज कैप मिलती है सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए, यह एलिसे पेरी को दी गई, ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है, लेकिन यहां पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए सर्वाधिक 347 रन इन्होंने बनाए हैं। सबसे ज्यादा विकेट के लिए पर्पल कैप दी गई श्रेयांका पाटिल को, आरसीबी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के लिए 13 विकेट लिए। फेयर प्ले अवार्ड रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर दीप्ति शर्मा, ये खेलती है यूपी वॉरियर की तरफ से। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया श्रेयांका पाटिल को, जिन्हें सबसे ज्यादा विकेट लेने के लिए पर्पल कैप भी दी गई थी। ओके, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की खिलाड़ी। तो सेकेंड सीजन विमेंस प्रीमियर लीग विनर कौन? रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, रनर अप दिल्ली कैपिटल। दोनों सीजन में रनर अप दिल्ली कैपिटल ही रही। ठीक है ना, चलिए सेकंड क्वेश्चन। व्लादिमीर पुतिन कौन से कार्यकाल के लिए रूस के प्रेसिडेंट चुने गए? तो व्लादिमीर पुतिन आपको पता है ना, रशिया के प्रेसिडेंट है, सुर्खियों में रहते हैं। तो इस बार अभी जो चुनाव हुए हैं 2024 में, 5वें कार्यकाल के लिए रूस के फिर से प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए। वैसे वर्ष 2000 में इन्होंने अपना पहला कार्यकाल शुरू किया था और अब 2024 में 5वें कार्यकाल के लिए व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए। इन्होंने चुनाव में निकोले खारितोनोव को हराया। जैसे चुनाव यहाँ पर कुछ डेमोक्रेसी ज्यादा है नहीं, तो चुनाव किसके पक्ष में आना सब जानते हैं, तो ये व्लादिमीर पुतिन के ही पक्ष में थे और ये जीत गए। 5वें कार्यकाल के लिए रशिया के प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए। ओके, पहला कार्यकाल 2000 से 2004 तक, दूसरा 2004 से 2008, तीसरा 2012 से 18 तक और 18 से 24 चौथा कार्यकाल, और अब 2024 से आगे 5वां कार्यकाल शुरू होता है। रशिया के बारे में हमने पहले भी इसका मैप डिस्कस किया था, छोटी छोटी चीजों को समझा था। वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री, इसका आधे से ज्यादा हिस्सा एशिया महाद्वीप में जो रशिया का हिस्सा है उसे साइबेरिया कहा जाता है। इसी हिस्से में बैकाल झील वर्ल्ड की सबसे गहरी झील है ना, और ओखोयास्क सागर रशिया के पूर्व में स्थित है। अगर हम ये एरिया देखें तो नॉर्मली प्रशांत महासागर का एरिया। ओके, नॉर्मली आपको सब पता है, पहले भी हमने डिस्कस किया था। रशिया की कैपिटल मॉस्कोवा नदी के तट पर है। क्रेमलिन टावर की भी बात की थी, जो कि मॉस्को में एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस प्लेस है ना, बिल्डिंग है। ठीक है, चलिए, तो कौन बने प्रेसिडेंट बने हैं कौन? व्लादिमीर पुतिन। कितनी बार? 5वीं बार। ठीक है, यहां पर एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। सोवियत संघ रूस का विघटन किस वर्ष हुआ था, है ना? ठीक है, चल कमेंट में जरूर बताइएगा। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। निर्वाचन आयोग ने किस भारतीय दिव्यांग खिलाड़ी को राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन घोषित किया? तो भारत में पता है लोकसभा के चुनाव आने वाले, नेक्स्ट मंथ से शुरू हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव में लोगों को वोटिंग के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से हाल ही में नेशनल इलेक्शन कमीशन ने राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन भारतीय दिव्यांग खिलाड़ी शीतल देवी को बनाया है। किस खेल से संबंधित है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये पैरा तीरंदाजी से संबंधित है। तीरंदाजी, ठीक है, पैरा आर्चरी, तीरंदाजी। शीतल देवी काफी फेमस रही है, आगे बात करेंगे। तो यहां पर आप इमेज देख सकते हैं, पैरा तीरंदाज शीतल देवी, जिसे नेशनल इलेक्शन कमीशन ने राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन हाल ही में नियुक्त किया। ठीक है, किस स्टेट से बिलोंग करती है? तो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से आती है। एक फोकोमेलिया नाम की डिसीज से ये इफेक्टेड है, चैलेंज्ड है।
जिसमें देखिए वंशानुगत होता है कि हाथ और पैरों में प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये वंशानुगत एक बीमारी है। तो ये पैरा तीरंदाज है, जम्मू कश्मीर राज्य से बिलोंग करती है। 2022 के एशियाई पैरा खेलों में इन्होंने 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल पैरा तीरंदाजी में अपने नाम किया था। इनकी इसी उपलब्धि के कारण 2023 में लास्ट ईयर इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। और कुछ सेशंस पहले हमने यहाँ पर एक और बात की थी, आपको याद हो तो एशियाई पैरालंपिक कमेटी ने इन्हें 2023 के लिए बेस्ट यंग एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया था, शीतल देवी। ठीक है, पैरा तीरंदाज है भारत की, जिन्हें हाल ही में नेशनल इलेक्शन कमीशन ने नेशनल दिव्यांग आइकॉन के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, चलिए अन्य व्यक्ति जो कि निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा अलग अलग या तो राज्यों में या सेंट्रल में पूरे देश के लिए मतदान को जागरूक करने के उद्देश्य से आइकॉन बनाए गए ऐसे व्यक्तियों की बात करें तो सचिन तेंदुलकर और राजकुमार राव, ये फिल्म अभिनेता है, ये नेशनल आइकॉन बनाए गए थे नेशनल इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ताकि लोकसभा में वोटों को ये मतलब जो मतदान करता है उन्हें जागरूक कर सके, है ना। मोहम्मद शमी उत्तर प्रदेश के स्टेट आइकॉन बने थे ताकि यूपी में लोकसभा के इलेक्शन में ये मतदान का प्रतिशत बढ़ा सके। और शुभमन गिल पंजाब स्टेट के आइकॉन नियुक्त किए गए थे। ओके, अब शीतल देवी नियुक्त की गई है जो कि पैरा तीरंदाज खिलाड़ी, कहां से, जम्मू कश्मीर। 4th क्वेश्चन, हाल ही में किसे पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए, पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड की बात करें तो ये भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। पीवी नरसिम्हा राव 10वें प्रधानमंत्री, ये रहे थे भारत के पीएम 1991 से लेकर 96 तक 10वें पीएम। ठीक है, एक और चीज आपको यहां पर पता होना चाहिए कि पीवी नरसिम्हा राव को अभी फरवरी 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, 10वें प्रधानमंत्री भारत। इनके नाम पर सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में काम करने वालों को नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड दिया जाता है। 2024 में ये जो अवार्ड है रतन टाटा को दिया गया। किसको? रतन टाटा को। ओके, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा, पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड। ठीक है, तो टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष, सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में रतन टाटा के कामों के कारण इन्हें वर्ष 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है, 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है और अब 2024 में इन्हें पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। कंफर्म? आगे बढ़ेंगे। ये मैं बता ही चुका हूं आपको पीवी नरसिम्हा राव कौन है और किस क्षेत्र में यह अवार्ड दिया जाता है, क्लियर हो जाता है। किसको मिला 2024 में? रतन टाटा। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना और किस देश की सेना के मध्य में संयुक्त सैन्य अभ्यास लमितीय 2024 का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, लमितीय जो मिलिट्री एक्सरसाइज है भारत और सेशल्स के मध्य में आयोजित की जाती है। यहां पर जो लेमेती, आपको वर्ड थोड़ा सा अजीब लगेगा, ये सेशल्स की भाषा में इसका मतलब होता है मित्रता। लमितीय 2001 में इस मिलिट्री एक्सरसाइज की शुरुआत की गई थी भारत और सेशल्स के मध्य में और 2 साल में एक बार आयोजित होती है। 2 साल में एक बार भारत और सेशल्स के मध्य में हाल ही में 2024 में भी इसका आयोजन किया गया। इस साल ये 10वां संस्करण है, आपको ये याद रखना चाहिए। संस्करण 2024 में। क्लियर? कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज है? तो लमितीय 2024। 18 तारीख को ये शुरू हुई है और 27 मार्च तक ये चलने वाली है। आयोजन सेशल्स में ही किया जाएगा। अब सेशल्स को भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको याद हो तो। सेशल्स अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में एक देश है, हिंद महासागर। ठीक है, इसकी कैपिटल विक्टोरिया है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो विक्टोरिया कैपिटल है सेशल्स की। ओके, और यहाँ के प्रेसिडेंट काफी फेमस है क्योंकि एक हिंदू प्रेसिडेंट है। हिंदू प्रेसिडेंट बोले या भारतीय मूल के प्रेसिडेंट बोले तो ज्यादा अच्छा होगा। भारतीय मूल के व्यक्ति प्रेसिडेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन है। कमेंट में बताइएगा इसका आंसर कि इसका आंसर क्या है, सेशल्स के वर्तमान में प्रेसिडेंट के पद पर कौन है। क्लियर? तो सेशल्स और भारत के मध्य में लमितीय 2024 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन सेशल्स में किया जा रहा है। 10वां संस्करण है
शुरुआत 2001 में की गई थी और 2 साल में एक बार आयोजन किया जाता है। सेशल्स और भारत के मध्य में शांति स्थापित करने, आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 साल में एक बार यह मिलिट्री एक्सरसाइज आयोजित की जाती है। आगे बढ़ेंगे। मद्रास संगीत अकादमी ने किस कर्नाटक संगीतकार को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया? तो देखिए, कर्नाटक का पर्टिकुलर ये अवार्ड है मद्रास संगीत अकादमी देती। ऑब्वियस सी बात है, कर्नाटक के लोगों को ही दिया जाएगा, प्रायोरिटी दी जाएगी। तो मद्रास संगीत अकादमी ने संगीतकार को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 दिया है। वो संगीतकार हैं टी.एम. कृष्णा। यहां पर तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। वैसे 2 अवार्ड दिए हैं मद्रास संगीत अकादमी ने। एक अवार्ड दिया है इन्होंने संगीत कलानिधि पुरस्कार का और दूसरा है नृत्य कलानिधि पुरस्कार का। संगीत कलानिधि पुरस्कार दिया गया टी.एम. कृष्णा को, कर्नाटक के संगीतकार। संगीत के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण 2016 में इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट। सेकेंड, नृत्य कलानिधि पुरस्कार की बात करें 2024 की, तो यह नीना प्रसाद को दिया गया मोहिनी अट्टम के लिए। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि नीना प्रसाद किस नृत्य से संबंधित नृत्यांगना है? तो आपको पता होना चाहिए मोहिनी अट्टम। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इन्हें दिया जा चुका है 2021 में, नीना प्रसाद को। ओके, तो यहां पर संगीत कलानिधि अवार्ड भी हो गया और नृत्य कलानिधि अवार्ड भी कंफर्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्कृष्ट महिला पत्रकार के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो पहले तो यह समझिए कि चमेली देवी जैन पुरस्कार जो कि मीडिया फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, केवल महिलाओं को पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। 2024 के लिए यह जो पुरस्कार है संयुक्त रूप से 2 महिला पत्रकार को दिया गया। एक है ग्रीष्मा कुठार और दूसरी है रितिका चोपड़ा। तो आंसर हो जाएगा आंसर। ओके, तो चमेली देवी जैन, यहां पर आप दोनों की इमेज देख सकते हैं, दोनों महिला पत्रकार है। यहां पर ग्रीष्मा कुठार की बात करें तो ये एक स्वतंत्र पत्रकार है, ठीक है, और रितिका चोपड़ा इंडियन एक्सप्रेस के लिए काम करती है, जर्नलिस्ट है। दोनों को ही संयुक्त रूप से चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महिला पत्रकारों के लिए यह पुरस्कार 1981 में शुरू किया गया था। ऐसी महिला पत्रकार जो निर्भीकता के साथ, ब्रेवरी के साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रही है इंडिया में, उन महिला पत्रकारों को 1981 में चमेली देवी जैन अवार्ड की शुरुआत की गई थी। मीडिया फाउंडेशन इस अवार्ड को हर साल प्रदान करती है। कंफर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चित रेक्सेंस प्रायद्वीप किस यूरोपीय देश में स्थित है? तो रेक्सेंस प्रायद्वीप की बात करें, पेनिसुला की बात करें, तो ये आइसलैंड में स्थित है, जो कि एक उत्तरी यूरोपीय देश है, नॉर्डिक कंट्री है यूरोप की, आइसलैंड। अब चर्चा में क्यों है? तो दिसंबर 2023 के बाद अभी तक 4 बार यहाँ के ज्वालामुखी में विस्फोट हो चुका है। ज्वालामुखी के कारण काफी सुर्खियों में रहा है पिछले 3-4 महीनों से रेक्सेन पेनिसुला, ठीक है ना। तो आइसलैंड जो कि उत्तरी यूरोप का एक देश है, यहां पर स्थित है रेक्सेन प्रायद्वीप। एक नॉर्डिक कंट्री है आइसलैंड, याद रखिएगा, पूछी जा सकती, ठीक है ना। चलिए, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। यहां पर आप इमेज देखेंगे तो ये आइसलैंड है, उत्तरी यूरोप का देश है, ठीक है। और कैपिटल की बात करें तो रिक्सेविक आइसलैंड की वर्तमान में कैपिटल है, ठीक है। चलिए, अब वर्ल्ड के जो अन्य अदर वॉल्केनोज है, अगर हम उनकी बात करें, कैजुअली हमको पता होना चाहिए, जो कि बार बार या तो सक्रिय होते रहते हैं, उनमें विस्फोट होता रहता है, या फिर अगर नहीं भी होता तो बहुत फेमस है। तो ऐसे ज्वालामुखी फ्यूजियामा जापान में बहुत ही फेमस है, माउंट एटना इटली के सिसिली द्वीप पर है, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी इटली के लिपारी द्वीप पर है, भूमध्य सागर में, इक्वेडोर में है कोटोपैक्सी, बहुत सुर्खियों में रहता है, पोपोकेटेपल ज्वालामुखी मैक्सिको में, मोनालोआ ये तो हर साल उद्गारित हो जाता है, कभी भी विस्फोट हो जाता है, हवाई द्वीप, यूएसए का द्वीप है हवाई द्वीप, तो यूएसए के हवाई द्वीप पर मोनालोआ, ठीक है ना। और माउंट पोपा म्यांमार में स्थित ज्वालामुखी। क्लियर, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, सरकार ने सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 2023 को लागू करने के लिए सिनेमेटोग्राफ नियम 2024 को हाल ही में अधिसूचित किया है।
ये जो अधिनियम है सिनेमेटोग्राफ नियम 2024 किस नियम के स्थान पर लाया गया? तो देखिए हाल ही में सिनेमेटोग्राफ अधिनियम को पहले समझना चाहिए कि ये है क्या। तो सिनेमा या जो हमारा बॉलीवुड है, ठीक है, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, बॉलीवुड के कामों में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, सिनेमा को उन्नत बनाने के लिए भारत में ये अधिनियम है या नियम है जो कि 1983 में इसके पहले लाए गए थे। तो 1983 में लाए गए थे, लेकिन अब इन नियमों में कुछ चेंज किया गया है। अभी भी आपको समझ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सिनेमा के क्षेत्र में और अधिक ट्रांसपेरेंसी आए, जो पायरेसी होती है भारत में उसको रोका जाए, ठीक है। और इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट है इसमें भी तो हमको ऊपर उठना है। हर साल हम नीचे रहते हैं पायदान में, क्योंकि भाई बिजनेस की अनुकूलता तो देनी पड़ेगी ना देश में। तो ये एक पर्टिकुलर सिनेमा के क्षेत्र को अधिक उन्नत बनाने के लिए अधिनियम लाया गया है, जिसका नाम है देखिए सिनेमेटोग्राफ संशोधन अधिनियम 2023। 2023 में आ गया था, लेकिन अब इसके नियमों को अधिसूचित किया गया, नियमों को अब बना के लागू किया गया। इसने स्थान लिया है सिनेमेटोग्राफ नियम 1983 का। अब होगा क्या, तो देखिए पहले क्या होता था, अभी तक भारत में सिनेमा को 20,000 करोड़ का नुकसान होता है पायरेसी के कारण। तो अब ये नियम लागू होने से पायरेसी के जो अपराध का कानून है वो और ज्यादा स्ट्रांग होगा। अगर कोई भी पायरेसी करता हुआ पाया जाता है तो 3 साल की सजा का प्रावधान है, और इसके अलावा जो फिल्म की लागत है उसका 5% जुर्माना देना पड़ेगा। मतलब अगर कोई मूवी 50 करोड़ की है तो 5% कितना होता है, 2.5 करोड़ रुपए जुर्माना उस व्यक्ति को देना पड़ेगा जिसने पायरेसी की। इसके अलावा अभी तक जो 3 सर्टिफिकेट दिए जाते थे मूवी के लिए, देखिए एक होता है ए सर्टिफिकेट, एक होता है यू ए सर्टिफिकेट, और एक होता है यू सर्टिफिकेट। अगर आपने मूवी देखी होगी तो स्टार्टिंग में सर्टिफिकेट आते हैं। अभी मैं इमेज बता दूं, जो यू सर्टिफिकेट होता है ना, इसको हर व्यक्ति देख सकता है, मूवी को कोई भी देख सकता है, बच्चा बड़ा। यू ए सर्टिफिकेट होता है ना, तो वो माता पिता के साथ ही बच्चा जो एडल्ट नहीं है वो माता पिता के साथ ऐसी मूवी देख सकता है। और ए सर्टिफिकेट 18 साल से ऊपर का कोई वयस्क देख सकता है, एडल्ट मूवी है उसमें ऐसा कंटेंट है, ठीक है। अभी तक ये 3 सर्टिफिकेट दिए जाते थे, लेकिन अब जो यूए सर्टिफिकेट है इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज बना दी गई, जैसे UA7+, UA13+ और UA16+। इसमें होगा क्या, UA7+ जो कैटेगरी है वो बच्चा 7 साल के ऊपर का ऐसी मूवीज देख सकता है अकेले। UA13 तो 13 साल के ऊपर का कोई भी बच्चा अकेले मूवी देख सकता है। UA13 अगर किसी को प्रमाण पत्र मिला है, और UA16 मिला है तो 16 साल के ऊपर का व्यक्ति जो बच्चा है वो अपना अकेले वो मूवी देख सकता है। लेकिन उसके नीचे की एज के हैं तो हर एज के हिसाब से, अगर उससे कम एज है तो फिर अपने माता पिता के साथ ही वो मूवी देख सकते हैं, अदर नहीं देख सकते, ठीक है ना। तो ये सर्टिफिकेट होता है, आपने देखा होगा जैसे ये यू सर्टिफिकेट है, मूवी शुरू होती है, ये यूए सर्टिफिकेट है, ऐसा ए सर्टिफिकेट भी होता है एडल्ट के लिए। तो ये पर्टिकुलर प्रावधान बदले गए हैं, ठीक है ना। अभी जो अधिनियम आया है संशोधित, ये सिनेमेटोग्राफ संशोधन अधिनियम है 2023, ये स्थान लेगा सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1983 का। कंफर्म हो जाती है बात, अब कोई डाउट नहीं है। अब हम यहां पर बात करेंगे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। यही भारत में मूवीज को सर्टिफिकेट प्रदान करने का काम करने वाली संस्था है। 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इसको कंट्रोल करने वाली संस्था है, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। ओके, इसकी स्थापना सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 के तहत की गई थी, और 1952 में यह गठित हुआ था। कमेंट में बताइएगा कि इस संस्था के वर्तमान में अध्यक्ष के पद पर कौन है, ठीक है ना। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने राज्य में पीएम श्री योजना को लागू करने का निर्णय लिया। पीएम श्री योजना कब शुरू की गई थी, तो देखिए तमिलनाडु में एम के स्टालिन की गवर्नमेंट है, उन्होंने अभी तक राज्य में पीएम श्री योजना को लागू नहीं किया था। अब इन्होंने घोषणा की है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कि हम अपने यहां पर पीएम श्री योजना को लागू करेंगे। योजना सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू की थी 2022 में। किससे संबंधित है, तो पीएम श्री योजना की बात करें तो स्कूल के आधुनिकीकरण से संबंधित यह योजना। पीएम श्री योजना 2022 में लॉन्च की गई थी। इसके तहत देश के
14,500 स्कूलों का आधुनिकीकरण करना, उन्हें स्मार्ट क्लासेस में बदलना, अच्छी टेक्नोलॉजी विकसित करना स्कूल्स में, सरकारी स्कूल्स में, ताकि और उन्नत किस्म से बच्चे पढ़ सके और टेक्नोलॉजी को समझ सके, एडॉप्ट कर सके। तो यही थी पीएम श्री योजना, 2020 में लॉन्च की गई थी। इस योजना के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर से लेकर 2026-27 के फाइनेंशियल ईयर तक 27,360 करोड़ रुपए के व्यय को मंजूरी प्रदान की थी। तो पीएम श्री योजना है, 2022 में लॉन्च की गई और अब तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इस योजना को अपने यहां पर लागू करने का निर्णय लिया है। ओके, तो आज के सेशन में 13 मार्च के सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में समझ लिए। सारी रिलीवेंट डिटेल भी यहां पर मैंने आपको बताई है, और जो बीच में क्वेश्चन पूछे हैं आंसर जरूर करिएगा कमेंट में। ओके, और एक और चीज, काफी सारे स्टूडेंट लाइक ही नहीं करते हैं वीडियो को, तो देखिए जितने भी स्टूडेंट देखते हैं, हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक जरूर करें। शुरू होता है, आप लाइक कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइक किया जाना वीडियो को, तो आप लाइक करिए ताकि हम मोटिवेटेड रहें आपको हमेशा अच्छा कंटेंट देने के लिए। तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले अपडेट देता हूं, ठीक है। अगर आप ईयरली करंट अफेयर की शंखनाद ई बुक को ज्वाइन करना चाहते हैं, हार्ड कॉपी चाहते हैं, तो आपको मार्च अपडेटेड वर्जन अवेलेबल है। नीचे लिंक दे दी है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर आप क्लिक कीजिए, डायरेक्ट ऑर्डर कीजिए। हेल्पलाइन नंबर भी है, वहां पर कॉल करके आप डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज भी चल रही है ईयरली करंट अफेयर की। अगर आप डिटेल पढ़ चुके हैं, डेली करंट अफेयर रोज देखते हैं, तो आप डायरेक्ट टेस्ट भी लगा सकते हैं। ये आपके लिए हल्का सा, थोड़ा सा आपको नॉमिनल चार्जेस में अवेलेबल है, लेकिन अगर आपने बुक परचेस किए तो ये आपको एप्लीकेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ओके, चलिए, उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिए, जितने भी स्टूडेंट ने ई बुक परचेस कर रखी, तो वहां पर आपको गाइड कर दिया जाएगा कि कैसे आपको फ्री टेस्ट सीरीज लेना है। चलिए आगे आ जाएं, लास्ट डे के रिवीजन को देख लेते हैं। दक्षिण भारत के किस राज्य में हाल ही में एक नई बीमारी लाइम डिसीज का पहला मामला सामने आया? केरल। देश की किस वैक्सीन की पहली खुराक के कारण 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है? पोलियो वैक्सीन है। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ने महाराष्ट्र की पहली तरलीकृत प्राकृतिक गैस आधारित बस सेवा का इनॉग्रेशन किया। पहली बार कहां शुरू की गई थी? तो केरल में शुरू की गई थी, हमने पढ़ा था, है ना। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष कौन बने? नितिन नारंग बने थे। पूर्व आईएएस अधिकारी नवनीत सहगल प्रसार भारती के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। मार्च 2024 में नेटेड इन इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड शार्क ऑफ इंडिया रिपोर्ट आई थी। इसके अनुसार भारत में सबसे ज्यादा शार्क के अंगों का अवैध व्यापार तमिलनाडु राज्य में देखने को मिलता है। ग्रीन क्लाइमेट फंड ने अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड को मंजूरी दी। किसका फंड है? तो ये सिडबी का फंड है ना। मार्च 2024 ने किसने मुंबई में आईएसटी के प्रसार के लिए राष्ट्रीय समय प्रोटोकॉल का इनॉग्रेशन किया? तो ये इनॉग्रेशन किया था पीयूष गोयल ने, केंद्रीय मंत्री। हाल ही में मैक्स वर्स्टेपन ने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स, जो कि एक रेसिंग इवेंट है, इसको जीता। या किस कंपनी के ड्राइवर है? तो रेड बुल के ड्राइवर है। और लास्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने 8वीं लोकसभा के चुनावों की घोषणा की है। किस आर्टिकल के तहत लोकसभा का कार्यकाल 5 साल निर्धारित किया गया? तो यह आर्टिकल था 83 का सब क्लॉज 2। एक स्टूडेंट का कमेंट भी था कि सर बीच में भी तो डिसॉल्व हो जाती है लोकसभा, तो यहां पर समझिए अधिकतम कार्यकाल है 5 वर्ष का, है ना। इसके पहले तो कभी भी डिसॉल्व की जा सकती है, भंग की जा सकती है, लेकिन ये अधिकतम कार्यकाल है ना। ठीक है, अब हम बात करेंगे झारखंड पीएससी के पेपर का, कौन से करंट अफेयर आए और हमने कहां पर उनको डिस्कस किया था। देखो, राष्ट्रपति को एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था, किसका? द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार। यहां पर देखिए 7 जून 2023 को, लास्ट ईयर, क्योंकि 1-1.5 साल का करंट अफेयर पूछते हैं। देखो, सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, यही आंसर मिल जाता। ग्रैंड ऑर्डर ऑफ येलो स्टार किसका है? सूरीनाम का। भारत की प्रेसिडेंट को दिया गया, द्रौपदी मुर्मू को। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी, सूरीनाम। ये राइट पे मत जाना, ये जिसके थ्रू पेपर आया उसने गलत लगाया है, आंसर सूरीनाम है ना। 2023 में किस राज्य ने सीखो कमाओ कार्यक्रम की शुरुआत की? ये देखो, स्टैटिक पोर्शन में भी हमने आपको सब कुछ पढ़ाया है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किया गया? तो यह है मध्य प्रदेश। आंसर हो जाता आंसर बी, सही है। फिर देखो, निम्न में से किस शहर में 20 अप्रैल 2023 को वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया?
देखो 20 अप्रैल को किया गया था और हमारा 21 अप्रैल के करंट अफेयर में प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो आंसर हो जाता यहाँ पर दिल्ली। अगर डेली करंट अफेयर से जुड़े रहते तो इजीली आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, करंट अफेयर आपका कभी बाहर नहीं जाएगा। देखो नाटो से स्टैटिक क्वेश्चन पूछा, नाटो के बारे में मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं, 9 मार्च के करंट अफेयर में पढ़ा था। देखो मल्टीपल चॉइस में दिया है, नाटो में 42 राष्ट्र होते हैं क्या, 32 हैं, पढ़ा है। और मैंने आपको क्वेश्चन उस वक्त दे दिया था कि नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है बताना, तो ये ब्रुसेल्स में बेल्जियम, तो यहाँ पर दोनों सही हो जाते है ना, 9 मार्च में हमने पढ़ा। इसके अलावा सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो देखिए अप्रैल 2023 में हमने पढ़ा था 26 अप्रैल को सूडान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया। तो आंसर हो जाता आंसर डी, इजी था। इसके बाद लास्ट देखो, भारतीय संसद के नए भवन के वास्तुकार कौन, ये देखो नए संसद भवन के वास्तुकार विमल पटेल, यहाँ पे आंसर मिल जाता आंसर से। सारे करंट अफेयर किसी भी एग्जाम में स्टेट हो सेंट्रल हो अपने डेली करंट अफेयर से ही आने वाले, तो सेशन को मिस मत कीजिए, रोज देखिए, पूरा देखिए, जागरूक रहिए और इसके अलावा लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, ताकि हम मोटिवेटेड रहें और आपके लिए हमेशा डेली करंट अफेयर इसी तरह देते रहें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।